Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of environmental science. In the previous session we have discussed about the water pollution, their effects, their causes, water pollutants यानी वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर तक देख लिए थे। तो आपका वाटर पॉल्यूशन जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 का ही एक पोर्शन है वाटर पॉल्यूशन, वो लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था। आज हम एक नए पॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन की तरफ। तो एयर पॉल्यूशन जो यूनिट है आपका, वो यूनिट 2 का ही एक कंपोजिशन पार्ट है। तो एयर पॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर। देखो, एयर पॉल्यूशन समझने से पहले आपको एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सा मतलब गैसेस जो होते हैं वो होते हैं, किससे फॉर्म होता है हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ का, वो सारी चीज़ें आपको समझनी होगी और वो सारी चीज़ें आपको कंपोजिशन ऑफ एयर में देखने को मिलेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ एयर। अबाउट द एयर, सबसे फर्स्ट तो ये एयर क्या है क्या नहीं है ये आपको सीखना होगा, समझना होगा। अब देखो, एयर सबको पता है, आप सब 10th 12th जो है वो पास आउट करके आए हैं, तो आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगा कि एयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है। मैं जस्ट उसको रिमाइंड करूँगा या ब्रश अप करूँगा आपके नॉलेज को, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन ये एयर पॉल्यूशन पे जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है, इसीलिए ये लेक्चर में मैं अबाउट द एयर आपको समझाऊंगा। तो एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने सारे मतलब गैसियस फॉर्म में जो मतलब है, उसका जो मिक्सचर होता है उसे हम एयर बुलाते हैं। एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर, एक ब्लैंकेट जैसा बन जाता है एयर का सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, इज कॉल्ड एन एटमॉस्फेयर। तो उसे हम एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। यानी कि एयर का एक थिक ब्लैंकेट जैसा फॉर्म होता है अर्थ के सरफेस के मतलब चारों साइड, जिसे हम एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। द मूविंग एज एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि विंड जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम पवन बोलते हैं, वायु बोलते हैं। तो ये जो पवन, वायु या विंड है, तो वो मूविंग एयर है। जब देखो, एयर कोई एक जगह पे टिक नहीं सकती है, वो मूवमेंट करती रहती है। तो जो एयर की मूवमेंट जो होती है उसे हम विंड बुलाते हैं। दिस आर द फिगर्स दैट मूव्स विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी कि विंड की मदद से देखो क्या क्या मतलब चीज़ें जो है वो मूवमेंट कर सकती है। जैसे कि आपने ये ऐसे हॉट एयर बलून देखा होगा, तो वो एयर की मदद से मूव कर सकता है। आपने ऐसे मतलब शिप्स देखे होंगे कि जिसमें ऐसे मतलब जो लगाए हुए होंगे, बहुत बड़े कपड़े लगाए हुए होंगे, जिसे हम शिप की मूवमेंट बोलते हैं। तो वो शिप की मूवमेंट जो है वो भी विंड की वजह से होती है। हॉट एयर बलून है तो वो भी जो है वो ऊपर साइड जाता है, तो वो हॉट एयर की वजह से ऊपर जा सकता है। तो ये एयर की मूवमेंट की वजह से मतलब जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एयर की मदद से हो सकती है। तो हमने पहले एयर देखा, एयर क्या है, एटमॉस्फेयर देखा, उसकी डेफिनेशन क्या है, और विंड देखा। ओके, अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर जो है उसमें कौन कौन सा मतलब जो गैसेस है वो हमारे अर्थ पे होते हैं वो देखते हैं। देखो, हर एक प्लेनेट का जो मतलब कंपोजिशन ऑफ एयर होगा वो अलग अलग होगा। हर एक मतलब प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर तो है ही, लेकिन एटमॉस्फेयर में भी कौन कौन से कंपोजिशन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो हमें देखना चाहिए। देखो, अर्थ हमारे लिए यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए सूटेबल है, क्योंकि उसके पास ऐसा एटमॉस्फेयर है। अगर इससे मैच करता एटमॉस्फेयर कोई प्लेनेट पे मिलता है हमें, तो हम वहाँ पे लिव कर सकते हैं। ऐसा कई बार आपने रिसर्च पेपर्स में या तो फिर मूवीज़ में या तो फिर मतलब अदर सोर्सेज में आपने देखा होगा कि जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उस पर मतलब लिविंग जो थिंग्स हैं उसे खोजने की तलाश में रहते हैं। तो वो लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहाँ पे पानी है, यानी कि वाटर है, और वाटर है, उसके बाद एटमॉस्फेयर है वहाँ पे। अगर एटमॉस्फेयर और वाटर है वहाँ पे तो हम वहाँ रह सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट में, कंपोजिशन ऑफ एयर।
These substances which made up air can be now individually identified. कंपोजिशन ऑफ एयर में जिससे मतलब एयर बनती है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से सब्सटेंस है जिससे एयर जो है हमारा बनता है अर्थ का। द कंपोजिशन ऑफ द एयर इज शोन बिलो, यहाँ पे आपको दिखाया है, ऑक्सीजन दिखाया है, नाइट्रोजन दिखाया है, आर्गन एंड अदर गैसेस जो है वो दिखाया है। 4 टाइप के मतलब आपको दिखाए हैं। तो उसमें से एयर कंटेन्स मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड रिमेनिंग इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ट्रेसेस ऑफ द गैसेस, हो गया, ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं एयर के अंदर, हमारे अर्थ की एयर सिस्टम में। ओके, उसमें से सबसे मेन पार्ट जो होता है वो आप कलर कोड पे से देख सकते हो कि जो पिंक कलर का आपको दिखाया है वो यहाँ पे नाइट्रोजन है, और जो ब्लू कलर का दिखाया है यहाँ पे ऑक्सीजन है। ओके, तो ये दोनों के परसेंटेज सबसे ज़्यादा होते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, और वो दो के अलावा जो 5 पार्ट बनता है 100% में से, वो पार्ट में वाटर वेपर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, नॉर्मल गैसेस आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, और अदर गैसेस के जो ट्रेसेस होते हैं वो भी आ जाते हैं। ओके, तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन है, उसके बाद जो है वो सारे गैसेस आते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एयर कंटेन्स अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड यहाँ पे देखो 28% ऑक्सीजन लिखा है, लेकिन 21% है। ओके, क्योंकि 78 + 28 करोगे तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। 78% जो है वो नाइट्रोजन है हमारे अर्थ के ऊपर, 21% में आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इन एयर सपोर्ट्स बर्निंग वेरियस, नाइट्रोजन डज नॉट। देखो, कोई भी जगह पे अगर बर्निंग हो रहा है तो उसके लिए वो बर्निंग हो रही, जिसका भी बर्निंग हो रहा है उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन की हाजिरी में ही, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ बर्न हो सकती है, जबकि नाइट्रोजन जो होता है वो बर्निंग को मतलब बढ़ावा नहीं देता है। यानी कि अगर हम कोई भी मतलब ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करें कि जिसमें से नाइट्रोजन गैस जो है वो थ्रो कर सके आग के ऊपर, तो आग को हम कंट्रोल में ले सकते हैं बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाया और दिखाया है कि कोई भी जगह पे अगर आपको बर्निंग कर रहा है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है, और नाइट्रोजन जो है वो उसे सूट नहीं करता है, यानी कि उसमें आग नहीं लगा सकता है। तो इसका एक ही रीज़न है, अगर आप प्रॉपरली एग्जांपल्स पे देखो कि जब तक आपका फ्यूल नहीं होगा, आपके पास फ्यूल नहीं होगा, तब आपकी जो बर्निंग हो है आपका, यानी कि आग जहाँ पे आपने लगाई हुई है वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%। ओके, ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है, और कम मात्रा में उसे टिकने के लिए, यानी आग को टिकाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो ही हम जो मतलब एक फायर है उसे मतलब हम सस्टेन कर सकते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल पे से आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन जो है वो कम है। उसके बाद का जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी पढ़ना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने लास्ट सारे मतलब चैप्टर्स में देखा कि सबसे ज़्यादा फसाद की जड़ ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब जो प्रोपोर्शन है वो रेज होता है, तो उससे बहुत सारी इफ़ेक्ट होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ता है, ओशियंस पे मतलब खतरा आता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पे खतरा आता है, तो ये सारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से होता है। तो एयर कंटेन्स अबाउट 0.003% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 78 + 21 ऑक्सीजन, यानी कि टोटल 99 हुए, उसमें से 1% में से 0.003%, यानी कि आप देख सकते हो कितना कम जो प्रमाण है कार्बन डाइऑक्साइड का वो है।
प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओके, जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकालते हैं बाहर। ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। जब हम कोई भी चीज़ बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलता है। ओके, तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। देखो, प्लांट्स जो होते हैं मतलब वो ज़्यादातर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। और एनिमल्स में ये उल्टा होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में उल्टा होता है कि हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एज अ ब्रीदिंग लेते हैं। ओके, तो ये ह्यूमन बींग्स में होता है। और ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कैसे होता है वो हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तब बाहर निकलता है, जबकि एनिमल्स जो है वो ब्रीथ इन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर ब्रीथ इन करते हैं। तो ये सारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। उसके बाद जो है वो है वाटर वेपर। हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ एयर में कि जो 1% में कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉर्मल गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है और ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस है। तो ये सारी जो बात हो रही है वो आखिरी के 1% के लिए हो रही है। तो उसमें एक पार्ट आता है वाटर वेपर का। एयर कंटेंट्स वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर। अब देखो, वाटर वेपर क्या है। हम कोई भी मतलब वाटर जो होता है, यानी कि लिक्विड जो होता है, वाटर होता है, उसे हम बर्न करते हैं तो उसमें से उसकी वेपर निकलती है, यानी उसकी भाप बनती है, जिसे हम हिंदी में भाप बोलते हैं और इंग्लिश में हम वेपर बोलते हैं। तो जो वाटर वेपर जो होता है वो 1% में आ जाता है और उसके परसेंटेज भी बहुत ही कम है कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे। तो एयर जो होती है उसमें वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर होती है डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ अ प्लेस। वो वेदर के प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लेस, जो पर्टिकुलर प्लेस की जिस बात कर रहे हैं, वो प्लेस कैसा है, उसका एटमोसफेयर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एयर के अंदर, वो प्लेस की एयर के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर है। The sun heats the water in the oceans and seas. This water evaporates and forms. ओके, देखो, अब आपको ये लगेगा कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी मतलब वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से वाटर वेपर जो है वो निकलती है। अब घरों में तो ये पॉसिबल है, लेकिन एटमॉस्फेयर में या नेचर में ऐसी कोई सिस्टम फिक्स है कि जिससे कि वाटर जो है वो बर्न हो सकता है। ओके, तो आप देख सकते हो सन। तो सन के अंदर इतना टेम्परेचर है कि वो टेम्परेचर की मदद से जो वाटर जो खुला पड़ा है लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, सीज में, तो वो सारी जो वाटर जो है वो गर्म होता है और उसकी जो वाटर वेपर बनती है वो एयर में जाके मिलती है। तो ये जो सिस्टम है वो बाय नेचर सेट किया हुआ है हमारे अर्थ के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि वाटर वेपर का इवोपरेशन होता है और वो आगे जाके क्लाउड्स बनाते हैं। हियर इज एन इमेज ऑफ वेट क्लोथ्स ड्राई। देखो, यानी आपको जब हम कोई भी वेट क्लोथ्स होते हैं, जब आप धोते हैं तो वो वेट हो जाते हैं, फिर उसे हम सुखाने के लिए बाहर रख देते हैं। हम सुखाने के लिए कहाँ पे रखते हैं? जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट अवेलेबल हो वहाँ रखते हैं। ओके, तो जब सनलाइट क्या करता है कि जो वाटर वेपर होता है, यानी कि वाटर जो होता है, उसे खींच लेता है वेट क्लॉथ पे से, और वो वाटर वेपर जो है वो जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। तो ऐसे जो है वो वाटर वेपर्स जो है वो फॉर्म होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी वाटर वेपर की, कि वाटर वेपर कैसे मतलब एक्ट करता है और वाटर वेपर कैसे जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। उसके बाद है डस्ट एंड स्मोक। तो एयर कंटेंट डस्ट एंड एयर ऑल्सो कंटेंट स्मोक। एयर में डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है। नाउ दैट वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर देख लिया कि कैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है 78%, 28% यानी 99%, और बाकी के 1% में आप कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, वाटर वेपर, नॉर्मल गैसेस, उसके अलावा ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस, और ये सारे जो गैसेस हैं वो 1% में कवर हो जाते हैं।
जिसमें डस्ट भी होती है, स्मोक भी होता है, सारी चीज़ें आ जाती है। नाउ वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स ऑन दिस प्लेनेट। यानी कि ये प्लेनेट पे जिंदा रहने के लिए कोई भी मतलब जो एक लिविंग बींग्स है, कैसी कंडीशंस होती है, कैसे वो सर्वाइवल करते हैं, वो हम देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि एयर का रोल क्या होता है इस सर्वाइवल में। ओके, एयर सपोर्ट्स लाइफ, यानी एयर कैसे सपोर्ट करता है लाइफ को, वो देखते हैं। वी ऑल नीड एयर टू सर्वाइव। हमें सभी को सर्वाइव करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। एयर कंटेंट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है, जो कि प्लांट्स और एनिमल के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर टू मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एग्जॉस्ट करते हैं, यानी कि हम हमारे मतलब ब्रेथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसे खींच लेता है, वो उसे ले लेता है, और उसका प्रयोग जो है वो उसका ओवन फूड बनाने के लिए करता है। यानी कि उसका जो पावर सिस्टम है वो कार्बन डाइऑक्साइड से चलता है, और ये प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, मैंने आगे कई बार आपको फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है वो सुनाया होगा। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब जो प्लांट होता है, कोई भी मतलब जो वनस्पति होती है, वो क्या करती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मदद से जो है वो अपने लिए पावर प्रोड्यूस करता है। तो उसे उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेट अस सी हाउ एयर सपोर्ट्स लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में जो मतलब कैसे जो एयर है वो सपोर्ट करती है लाइफ को, हम देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चराइज फॉर्म में दिखाया है कि कैसे एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कैरिड आउट होती है। सबसे पहले इन प्लांट्स देखते हैं और एनिमल्स देखते हैं कि कैसे वो सपोर्ट करती है। ऑल एनिमल नीड्स टू रेस्पायर, बी इट अ कॉकरोच और फिश और एन एलिफेंट। सबके पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देखो ये अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वर्ड आपने कोरोना काल में बहुत सुना होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के लिए जो मतलब प्रोसेस फॉलो करते हैं, या उसका जो एक बॉडी में एक पार्ट होता है कि जिससे ब्रीथिंग और ब्रीथ आउट हो सकता है, तो उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि हमारा नोज़ है, हमारा थ्रोट है, हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट है, तो ये सारा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा। ओके, तो कोरोना में हमने देखा था कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उस पर अटैक करता है। यानी कि हमारे जो ब्रीथिंग करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है उसमें। तो उससे जो है वो मौत हो सकती है, कोई भी इंसान की, कोई भी एनिमल की, कोई भी प्लांट की। तो इस वजह से आप समझ सकते हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कितनी ज़रूरी है, चाहे वो एक छोटा सा कॉकरोच हो, चाहे वो फिश हो, या तो सबसे बड़ा एलिफेंट हो, सभी के लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होना ज़रूरी है। इट इज़ जस्ट दैट दे यूज डिफरेंट ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म्स फॉर रेस्पिरेशन। सारे जो मतलब प्राणी होते हैं या मनुष्य होते हैं, वो अलग अलग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। गिवन बिलो इज अ कॉकरोच क्लिक। देखो यहाँ पे फंक्शंस तो नहीं लिखे हैं, लेकिन मैंने साइड्स में दिखा दिया है। इंसेक्ट्स एग्जाम्पल कॉकरोच, हाउस फ्लाई एक्सेट्रा रेस्पायर थ्रू टीनी होल्स इन देयर बॉडीज कॉल्ड पायरेकल्स। ओके, तो इसके ऊपर यानी कॉकरोच के ऊपर, हाउस फ्लाई के ऊपर छोटी छोटा मतलब टीनी होल्स बनाया हुआ होता है। ओके, जिसकी मदद से वो जो मतलब ऑक्सीजन है या उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो भी गैसेस जरूरी है वो ले सकते हैं। ओके, सिवाय एक प्लांट को छोड़ के, यानी कि जो वनस्पति या तो फिर जो भी पेड़ पौधे हैं उसको छोड़कर सारे जीवों को जीने के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन होता है। ओके, तो कोई भी सिस्टम हो, जैसे कि कॉकरोच हो, हाउस फ्लाई हो, या दूसरे छोटे जीव जंतु हो, तो उसमें उसके बॉडी के ऊपर ऐसे टीनी होल्स जो है वो प्रोड्यूस किए होते हैं बाय नेचर, बाय गॉड गिफ्टेड। तो उससे वो लोग जो है वो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चला सकते हैं। ओके, उसके बाद है इन एक्वेटिक एनिमल्स।
तो एक्वेटिक एनिमल्स में कैसी ज़रूरत होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो देखते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, tadpoles, crabs and shrimps have special organs for respiration called gills। अब ये देखो, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो गिल्स का यूज़ करते हैं। आगे जो हमने देखा, जो कॉकरोच देखा, वो पायरेकल्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो गिल्स होती है वो क्या करते हैं, दे टेक इन द एयर, डिजॉल्व इन वाटर। देखो, जैसे मैंने आगे एक्वेटिक को वाटर पोल्यूशन में आपको दिखाया था कि जो भी मछलियाँ होती है, जो भी फिश होती है, वो जो सिस्टम यूज़ करती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ करती है। ओके, यानी वाटर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसका यूज़ करती है। जैसे कि डॉल्फिन्स, सम एनिमल्स सच एज डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स कम आउट टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक इन एयर सिंस दे हैव लंग्स टू ब्रीथ। देखो, एक्वेटिक एनिमल्स में भी डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे कि कई मछलियाँ जो है वो पानी के अंदर ही रहती है, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती है। लेकिन डॉल्फिन्स और व्हेल्स में क्या होता है कि लंग्स होते हैं, यानी कि वो बड़ी मछलियाँ होती है, उसमें लंग्स होते हैं, इंसान के जैसे ही लंग्स होते हैं। तो लंग्स वाले एनिमल्स को ब्रीथ करने के लिए खुली हवा में आना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो डॉल्फिन्स है यानी व्हेल्स है, वो ऐसे कई बार सरफेस वाटर से ऊपर भी छलांग लगाती है। तो ये जो छलांग लगाती है वो कुछ मज़े के लिए नहीं लगाती है फ्रेंड्स, वो जो है उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसे वर्क करने के लिए छलांग लगाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझनी चाहिए एज एन एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स। अब देखो, इन एम्फीबियंस, अब ये एम्फीबियंस क्या है वो देखते हैं। एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स, न्यूट्स एंड सैलमेंडर्स नीड ब्रीथिंग सिस्टम फॉर बोथ एयर एंड वाटर। अब देखो, कई जीव ऐसे हैं जो मतलब डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, कई ऐसे हैं जो डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी वाटर में से लेते हैं ऑक्सीजन। लेकिन एम्फीबियंस वो दोनों कैटेगरी में आते हैं, वो एयर में भी जिंदा रह सकते हैं और वाटर में भी जिंदा रह सकते हैं। ओके, जैसे कि फ्रॉग है, ड्यूट्स है और सैलामेंडर्स है। तो ये आपको बाहर भी देखने को मिलेंगे और वाटर के अंदर भी वो जिंदा रहेंगे। तो इसीलिए उसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं, ताकि वो दोनों के एटमॉस्फेयर में, एयर वाटर दोनों में जिंदा रह सकते हैं। ओके, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स स्विम थ्रू द वाटर विथ पार्ट ऑफ देयर स्नाउट अबव द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इजीली थ्रू नॉस्ट्रिल्स। देखो, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स जो होते हैं, यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं, उसका नोज जो है वो पानी से वो लोग बाहर रखते हैं। ओके, ताकि वो लोग एयर में से ऑक्सीजन ब्रीथ इन कर सके इजीली। अब देखो, फ्रॉग के सिस्टम में क्या होता है। फ्रॉग हैव वेल डेवलप्ड लंग्स टू ब्रीथ एयर व्हेन ऑन लैंड। इन वाटर फ्रॉग्स ब्रेथ विथ द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट। ओके, यानी कि उनके पास दोनों सिस्टम होती है, लंग्स भी होता है और जो है वो मॉइस्ट सिस्टम भी होती है, जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कैरिड आउट कर सकता है। ओके, तो फ्रॉग, न्यूट्स और सालामेंडर्स जैसे जो एम्फीबियंस है, वो दोनों एटमॉस्फेयर में यानी कि एयर और वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है वो दोनों जो है वो ब्रीथ इन कर सकते हैं। ओके, और एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स जो है वो क्या करते हैं कि वो अपना नोज जो है वो एयर में खुला रखते हैं ताकि वो ब्रीथ इन कर सके जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, यानी कि जब वो पानी में होते हैं तब के टाइम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो, बर्ड्स में क्या होता है। बर्ड्स हैव अ वेरी एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम एज दे नीड हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइट। सबसे ज़्यादा मजबूत जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो होती है बर्ड्स में, क्योंकि जब बर्ड्स जो है वो मतलब उड़ान भरते हैं यानी कि फ्लाइट लेते हैं, तब उन्हें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स विथ एयर सैक्स दैट रिमेन ओपन ऑल द टाइम। यानी कि उनके जो एयर के मतलब जो एयर लेने वाले जो छिद्र होते हैं यानी कि जो लंग्स होते हैं वो ऑल टाइम ओपन रहते हैं, सो दैट एयर कैन ईजिली पास थ्रू दैम। तो एयर जो है वो इजीली इसमें से पास हो सकती है। देखो, इंसान के जो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसके मुकाबले बर्ड जो होते हैं उनके जो एयर सेगमेंट्स होते हैं वो खुले रहते हैं ऑल टाइम। लेकिन हमारे
हम जो है वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, हम एक साथ एयर नहीं ले सकते हैं, या तो कंटिन्यूसली एयर जो है वो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हमें टाइम इंटरवल पे ब्रीथ इन करना पड़ता है, ब्रीथ आउट करना पड़ता है, लेकिन बर्ड में ऐसा नहीं होता है। वो एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रीथ इन जो है वो कर सकते हैं, इसी की मदद से वो लोग फ्लाइट ले सकते हैं। अब हमारा नंबर आता है यानी कि मैमल्स का। मोस्ट मैमल्स ब्रेथ विथ द हेल्प ऑफ लंग। सबसे ज़्यादा जो मैमल्स होते हैं वो लंग्स से, मतलब कि फेफड़े की मदद से, ये लंग्स आपको यहाँ पे दिखाए उसकी मदद से जो है वो ब्रीथ इन करते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स वाले जो भी एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रीथ आउट करते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो उसे ब्रीथ इन करते हैं। दिस पिक्चर शोज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ये पिक्चर में आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाई है, जिसमें नोज है, माउथ है, ट्रेच है, लंग्स है एंड डायफ्राग्राम है। ओके, तो ये सारी जो अपर सिस्टम है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बोलते हैं मैमल्स में, यानी कि हमारे ह्यूमन बींग्स जैसे जीवों में। ओके, तो ये सारी मैमल्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है। उसके बाद जो लास्ट है आपका आज का स्लाइड, वो है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे होता है एयर में वो देखते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। देखो, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से आता है, वो प्लांट में से आता है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो कहाँ जाता है, प्लांट में जाता है। तो ऐसे जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है। प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस मच मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देन दे कंज्यूम। ओके, वो जितना मतलब ऑक्सीजन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं उससे कई ज़्यादा गुना वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। This is how the oxygen consumed by the plants and to large extent by animals is replenished in the air through photosynthesis। अब आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन का हमारे पास एकमात्र सोर्स क्या है, जो प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि हम जो सिटी एरियाज होते हैं उस पर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखते हैं। तो ट्री प्लांटेशन से क्या फ़ायदा होगा, जो मतलब सृष्टि के लिए यानी कि मैमल्स के लिए जो ऑक्सीजन ज़रूरी है वो कहाँ से मिलता है, ट्री से मिलता है। तो इसीलिए हमें ट्री प्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इफ़ेक्टिव वे से वो कैरिड आउट करवाना चाहिए। ओके, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का एकमात्र सोर्स है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ प्लांट्स और ट्रीज़। तो इसीलिए जो ट्री प्लांटेशन है उसे हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो इंटर्न हमें ही फ़ायदा पहुंचा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। थैंक यू।